Hello student, this is Anita Rathod. Today we will start next topic of chapter 2, that is electrostatic potential and capacitance. The topics are: first, energy stored in a capacitor and energy density; second, energy stored in series and parallel combination of capacitor; third, loss of energy on sharing charges between two capacitor. So now we start first topic, energy stored in a capacitor. Here we see that here is a टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है जिसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो फर्स्ट प्लेट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है और जो नेगेटिव चार्ज है वो सेकंड प्लेट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं, मीन्स इन दोनों का कनेक्शन हम एक बैटरी के थ्रू कर देते हैं, तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं कि उन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अदर ऑफ अ कैपेसिटर। तो जो प्रोसेस होता है चार्जिंग का वो बेसिकली क्या होता है कि चार्जेस को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रांसफ़र करने का एक फिनोमेना है या एक मेथड है। द मोमेंट चार्जिंग स्टार्ट देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और जिस मोमेंट पर हम चार्जिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है दोनों प्लेट्स के बीच में, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम बैटरी के थ्रू अप्लाई करते हैं। देयरफॉर टू ट्रांसफ़र चार्जेस अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस सम वर्क इज़ टू बी डन। और जब चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे यानी कि उन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और जब उन पर फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली वो कुछ डिस्टेंस मूव करेंगे, और जब वो फोर्स के थ्रू जब कोई डिस्टेंस मूव करेंगे तो वहाँ पर वर्क होगा। तो इस वर्क को हम क्या करना चाहते हैं, इस वर्क को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और यही वर्क उसमें कैपेसिटर में एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। राइट, सो दिस वर्क इज स्टोर एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर, जिसको कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इफ डी क्यू बी द चार्ज ट्रांसफर्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस वी, देन वर्क डन इज, अगर इस फर्स्ट प्लेट से डी क्यू चार्ज, हम ये कहें कि इस प्लेट से डी क्यू चार्ज जो कि बहुत स्मॉल चार्ज है इस सेकंड प्लेट की तरफ जाता है इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो डी यू यानी कि पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एनर्जी हुआ है उसको क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी यू से। डी यू का मतलब है स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो उस स्मॉल वर्क डन के बराबर हो जाएगी यानी कि डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। और डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, वी क्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वी इंटू डी क्यू। राइट, तो यहाँ पर वही हमने यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, क्योंकि हम यहाँ पर स्मॉल वोल्टेज नहीं ले रहे हैं, स्मॉल चार्ज ले रहे हैं, सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इंटू डी क्यू, स्मॉल चार्जेस ले रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डी क्यू। अब वी इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन सी, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। v इक्वल्स टू होता है q अपॉन सी, तो हम ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे dq। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो है वो क्या है, स्मॉल वर्क डन या फिर स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब छोटे से अमाउंट को यानी कि dq अमाउंट को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा, dw। तो पूरे अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए कितना काम करेंगे, तो हम इसको ही क्या कर देंगे, इंट्रीगेट कर देंगे। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर इंट्रीगेट कर दिया है। देन डी यू को जब आप इंट्रीगेट करेंगे, इसको जब आप इंट्रीगेट करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू u। तो ये हो गया आपका u इक्वल्स टू 0 टू q, क्योंकि आप जो चार्जेस ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, q। तो जो चार्जेस की लिमिट होगी वो 0 चार्ज से q चार्ज तक की लिमिट होगी। सो 0 टू q अपॉन सी डी क्यू। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, डी क्यू के रिस्पेक्ट में। तो 1 अपॉन सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो 1 अपॉन सी को आप बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपके, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी u इक्वल्स टू
1/c बाहर निकालिए, 0 to q और ये हो जाएगा q dq। अब q dq का हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा q²/2, ठीक है। और लिमिट लगा दें इसमें तो लिमिट हो जाएगी 0 to q। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी u = 1/2 q²/c। और यहाँ पर q को हम लिख सकते हैं c² v², यहाँ पर 1/2 q² को लिख सकते हैं c² v², और अपॉन में c है तो c से ये c कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u = 1/2 c v², राइट। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं u = 1/2 q v। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसमें से ये जो है मेरे पास ये cv² इसमें से cv.v इस तरीके से लिख सकती हूँ, और इस cv को मैं लिख सकती हूँ q, तो ये हो जाएगा q.v। तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर के अंदर उसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो फॉर्मूला है u = 1/2 cv², बट c = क्या होता है A∈0d, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, c = A∈0d। अब यहाँ पर और v = क्या होता है ed। अब c और v इन दोनों की वैल्यूज को जब आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा u = 1/2 ε0 ADE²। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो a क्या है एरिया और d क्या है डिस्टेंस। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या है, ये वाली जो चीज है AD, ये वाली जो चीज है ये AD, ये क्या हो गया वॉल्यूम। तो अगर मैं इस टर्म को u के नीचे लेकर आती हूँ, u के नीचे यहाँ पर लेकर आती हूँ, तो u/AD = हो जाएगा 1/2 ε0 E²। और AD क्या है? AD एक तरीके से वॉल्यूम है। तो ये आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में हो गई, और पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी को ही क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी। सो u bar = 1/2 ε0 E², राइट। सो SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है जूल, और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या है मीटर क्यूब। तो इसलिए इसका यूनिट हो गया एनर्जी डेंसिटी का जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी इज जनरलाइज्ड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लिया जाए तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/c 1/c1 + 1/c2, और हमने इनको ले लिया है कि लगभग n जो है वो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं। सो हमें ये पता है कि u = होता है 1/2 q²/c। तो इन सबके लिए जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 q²। सब में कॉमन रहेगा तो उसको बाहर निकाल लेंगे। और फर्स्ट कैपेसिटर के लिए 1/c1 प्लस सेकंड के लिए 1/c2, और इस तरीके से कहाँ तक होगा? अप टू n कैपेसिटर तक। तो एक तरीके से देखा जाए 1/2 q²/c1, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया u1। इसी तरीके से अगर हम सेकंड के लिए लेंगे तो सेकंड के लिए यहाँ पर 2 कर दें तो ये हो गया u2। थर्ड के लिए अगर 3 कर दें तो ये हो गया u3। तो इस तरीके से u = जो हो जाएगा वो टोटल एनर्जी हो जाएगी u1 + u2 + u3 प्लस डैश 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 अप टू n तक। तो हम ये कह सकते हैं द टोटल एनर्जी स्टोर इन अ सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। यानी कि किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर जोड़े गए हैं तो उस सीरीज कॉम्बिनेशन की जो टोटल एनर्जी होगी वो हर एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर एनर्जी की अर्थमेटिक सम के इक्वल होगी। क्लियर? नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला जो होता है
वो है आपका C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश अप टू n तक। अब यहाँ पर U इक्वल्स टू होता है 1/2 CV स्क्वायर। क्लियर। सो U इक्वल्स टू 1/2 V कॉमन आएगा तो V सबको V को हम बाहर लिख लेते हैं। C फर्स्ट के लिए C1, सेकेंड के लिए C2, थर्ड के लिए C3। क्लियर। तो ये जो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो U इक्वल्स टू 1/2 V स्क्वायर C1, ये क्या हो गया, U1 हो गया। अगर हम यहाँ C2 कर दें तो ये U2 हो जाएगा, C3 कर दें तो ये U3 हो जाएगा। तो यहाँ पर U जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश 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 अप टू UN तक। सो हम कह सकते हैं द टोटल एनर्जी स्टोर इन अ सिस्टम इज द सम ऑफ द एनर्जी स्टोर इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो इसमें भी वही होगा कि पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो हर एक कैपेसिटर की एनर्जी के सम के इक्वल होगी। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर इन पैरेलल। अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं उनको, तो उनके बीच जो चार्जेस शेयर होंगे उसमें कितनी एनर्जी का लॉस होगा उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो कंसीडर टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड पोटेंशियल V1 एंड V2। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस है C1 C2, चार्जेस जिनके पास है Q1 Q2 और जिनका पोटेंशियल है V1 V2। सो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग इक्वल्स टू टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। तो शेयरिंग से पहले के चार्जेस ले लेते हैं और शेयरिंग के बाद के चार्जेस ले लेते हैं। सो आफ्टर शेयरिंग अगर चार्जेस को वो शेयर कर लेते हैं तो उनका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो C1 C2 इंटू V। और बिफोर शेयरिंग से पहले उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इंडिविजुअल था, यानी कि अलग अलग था, डिफरेंट था। तो फर्स्ट का था V1 और सेकंड का था V2। तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालें देन V इक्वल्स टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये इन दोनों का जो मेन जो इनका आपस में शेयर करने पर जो पोटेंशियल आएगा वो इनका पोटेंशियल यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज आप न्यूमेरिकल्स में करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है द टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग इज। अब इन दोनों की हम एनर्जी देख लेते हैं। अभी हमने देखे थे इन दोनों के चार्जेस, तो अब इनकी एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी फर्स्ट वाले की होगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर और सेकंड की होगी 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो शेयरिंग करने से पहले जब उनका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का डिफरेंट था, उनका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी थी UI, जो जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। और शेयरिंग करने के बाद उनका एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको हम V कह रहे हैं। सो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी कि UF वो हो जाएगी 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो यहाँ से इनिशियल में से अगर हम फाइनल को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। UI यानी कि इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो वैल्यू आती है वो आती है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो कम हो गई है। इसका मतलब कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है। सो देयरफॉर देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है जब दोनों चार्ज कैपेसिटर को आपस में जोड़ा गया है। और ये जो एनर्जी लॉस होता है ये साउंड और हीट के फॉर्म में होता है। द लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्स एज हीट
and the wire connecting the two capacitors may become hot। यानी कि जब हम वायर को कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का कुछ पार्ट हीट के फॉर्म में बाहर एनवायरनमेंट में निकल जाता है, बाहर एनवायरनमेंट में वो चला जाता है और जो हमें हीट के फॉर्म में फील होता है। जब हम अगर हम कैपेसिटर को छुएंगे तो वो हमें गर्म फील होगा और ये जो हीट आई है वो कहाँ से आई है, वो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी उसका कुछ लॉस हो गया है, कुछ वो एनवायरनमेंट में चली गई है, एनवायरनमेंट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़्यादा थी फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो जाता है और ये लॉस हमें हीट के फॉर्म में फील होता है। क्लियर? थैंक यू।